नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी के तारतम्य विज्ञान के अध्याय 9 में सजीव और उनका परिवेश हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कक्षा 6 का पाठ्यक्रम है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पहेली और बूझो छुट्टी में अनेक रोमांचक स्थानों पर सैर करने गए। ऐसी ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहां बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ और देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की और ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अंत में वे पुरी गए और वहाँ उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ केजुराइन के वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों में भ्रमण के रोमांचक और उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे और कुछ बहुत उष्ण और शुष्क तथा कुछ बहुत आर्द्र। परंतु इन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव यानी सजीव वस्तुएं थे। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान है जहां कोई भी जीव नहीं पाया जाता। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया। घर के अंदर उसने अलमारी और दरवाजों को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर के बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव ना पाए जाते हों। पहेली ने दूर दूर तक के स्थानों के विषय में पढ़ना और सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख मुहाने में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। 9.1 सजीव एवं उनका परिवेश। पहेली और बूझों के मस्तिष्क में एक विचार और आया। जिस स्थान की उन्होंने सैर की थी वहां किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरी और एवं याक थे। पुरी में समुद्र तट पर केकड़े और अनेक प्रकार की मछलियां थीं जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटी जैसे अनेक प्रकार के जीव इस प्रकार स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश भी एक समान था? आइए क्रियाकलाप से जानते हैं। क्रियाकलाप 1। आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों तथा वस्तुओं की सारणी 9.1 के कॉलम 1 में लिखित है। दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाली वस्तुओं, जंतुओं और पौधों के नाम भी सारणी में लिखित है। आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 9.1 को भर सकते हैं। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापकों से भी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए। तालिका में दिए गए अन्य कॉलमों में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों के नाम लिखिए। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधे एवं खनिज के विषय जानकारी दी गई है। इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अत्यधिक छोटी बड़ी वस्तुओं व जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। जिस प्रकार की वस्तु हमें मिलती हैं वे शायद जीव जंतु और पौधे ना हो। संभवतः ये पौधों के भाग जैसे सूखी पत्तियां, जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हों। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। अध्याय 5 में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्र जल में लवण घुले हुए हैं। इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती हैं। जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे सारणी 9.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। जब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब सारणी के बारे में और चर्चा करेंगे। 9.2 आवास एवं अनुकूल। क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधे एवं जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपके अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 9.1 में मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को समुद्र तथा मरुस्थल ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रतीक होता है कि इन दोनों कॉलम में सजीव बहुत अलग प्रकार के हैं? इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म और रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं और श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल में विभिन्न प्रकार के परिवेश हैं। हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे तथा जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं, ऊंट तथा मछली का प्रेक्षण करते हैं। ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना श्वेत भी नहीं आता है क्योंकि शरीर में जल का हास बहुत कम होता है। इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं।
आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ का चित्र 9.3 में दर्शाया गया है, ये देखिए इसमें। परंतु इसमें अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानता दिखाई देती है? इन सभी का शरीर धारा रेखी होता है। इनकी चर्चा हम अध्याय 8 में कर चुके हैं। उनकी यह प्रकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है और मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली की सुरक्षा को तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति से करने में सहायक होते हैं। अध्याय 8 में चर्चा की थी कि मछली के पंख और पूंछ चपटी होती हैं जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन तथा संतुलन बनाए रखने की सहायता करते हैं। मछली के गिल यानी कि क्लोम होते हैं जो उसे जल में श्वसन लेने के लिए सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि मछली की संरचना उसे जल में रहने में सहायक होती है और ऊंट की संरचना उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसा कुछ विशिष्ट संरचना होती है जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं तथा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु के उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो सामने निकल कर आता है कि अनुकूलन क्या होता है, तो किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य अगर जो बनाती है, उसकी संरचना, उसका स्वभाव, उसकी उत्पत्ति, उसकी उपस्थिति, वो क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। विभिन्न जंतु उनके विभिन्न परिवेश के प्रति अलग अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का यह परिवेश उसमें वह जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। तो जिस स्थान पर हम रहते हैं, जहाँ जो हमारा परिवेश है, वो क्या कहलाता है? हमारा आवास कहलाता है। हमें अपने भोजन, वायु, शरण स्थल, अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर करता है। आवास का अर्थ है वास स्थान यानी कि एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल यानी कि जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय तथा पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास का एक उदाहरण है। जलाशय, दलदल, झील, नदियां, समुद्र, जहां पौधे और जंतु जल में रहते हैं, वो जलीय आवास कहलाता है। विश्व में विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए सत्य है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु जिसमें उनके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु तथा जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए कुछ बीजों के अंकुरण से नए पौधे बनाने की प्रक्रिया में कुछ अजैविक कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों ने थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं, तो हमें कुछ दिनों तक श्वास लेने में और शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वसन लेना हो पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है तथा हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती। अल्प अवधि में किसी भी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। ये परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। क्रियाकलाप 2, अध्याय 1 में किए गए क्रियाकलाप 5 का स्मरण कीजिए। क्रियाकलाप में मूंग के बीज से अंकुर निकाला जाता था, अर्थात वे अंकुरित हो गए थे। अतः यह बीज से नए पौधे उगाने का पौधों का प्रारंभ है। मूंग के कुछ सूखे बीज एकत्रित कीजिए और कुछ बीजों को एक ढेर को अलग रख दें और शेष को एक दिन के लिए पानी से भिगोने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों का 4 हिस्सों में बांट दें। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो कर रखें। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल ना हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा एक भाग को अंधेरे क्षेत्र में रख दें, जैसा कि अलमारी जिससे धूप नहीं आती। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर। उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें और अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिनों बाद आप क्या देखते हैं? क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग के अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं? क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं? वास्तव में ये वे अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ये जीव हमारे विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं। यहाँ अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता, हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। ये जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते, मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदल परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित
अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता होना है। आइए कुछ आवासों, इनके जैव घटकों एवं उनमें रहने वाले विभिन्न जीवों के अनुकूलन का अध्ययन करें। 9.3 विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ मरुस्थलीय आवास। मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है? क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधे जो चित्र में दर्शाए हैं, ये पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित होते हैं? क्रियाकलाप 3 गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली में ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 7 के क्रियाकलाप 4 में हमने पौधे के वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। गमले में लगे पौधे को धूप में रख दीजिए और कुछ घंटे बाद इसका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों या शूल के रूप में होती हैं। इससे पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल का ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसे जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधे का जल संरक्षण में सहायता मिलती है। और अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्र। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवाएं चलती हैं। कुछ क्षेत्र में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं जिन्हें हम चित्र में देख पा रहे हैं। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हैं तो आपने अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्ष अन्य क्षेत्रों में भी देखे हैं? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इसमें वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वतों पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन भी हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थिति के प्रति अनुकूल होते हैं। मोटी त्वचा पर ठंड से उनका बचाव करती है। उदाहरण शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाते हैं। पहाड़ी बकरियों के मजबूत खुर उन्हें ढालदार चट्टानों को दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर चढ़ते हैं परिवेश का स्वरूप बदल जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों में अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। घास स्थल। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पार्श्व में हैं? शेर के अगले पैर के नखल लंबे होते हैं जिन्हें वह पादंगुलियों के अंदर खींचकर छिपा रख सकते हैं। क्या शेर की यह संरचना उसके जीव यापन की सहायता करती है? उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास में सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर दूर तक शिकार खोजने के में सहायक होती हैं। एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घन स्थल पर रहता है। पौधे के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शरीर की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार ना बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे सारी शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर में पार्श्व के दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस करने
कर सकती हैं। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भगाने में सहायक होती हैं। शेर, हिरण तथा अन्य जंतु एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचना होती हैं जो इन्हें इनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। कुछ जलीय आवास। समुद्र में रहने वाली मछली के अनुकूलन विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिसमें वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं और जल में श्वसन लेने के लिए इनके गिल क्लोम्फ होते हैं। डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं के गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नास द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। ये समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वास छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीव पर चलचित्र में डॉल्फिन की ये रोचक क्रिया को देखा है? तालाब एवं झील। क्या आपने तालाब, झील, नदियों और नालों में पौधे को उगे देखा है? यदि संभव हो तो संभववर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहां वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों का बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, तने और जड़ किस प्रकार व्यवस्थित हैं? इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशयों की तलहटी की मिट्टी में स्थित हैं। स्थलीय पौधों की जड़ मिट्टी में जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधों की तलहटी में जमाव रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सक्रिय एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। यह बहते जल की में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों की पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच में बहता है और पत्ती को कोई क्षति नहीं होती। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल तथा स्थल दोनों में रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे और मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इसके पश्चपाद में जाल युक्त पादंगुलियां होती हैं, जो उन्हें तैरने में सहायक करती हैं। हमने केवल कुछ ही जंतुओं और पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अध्याय 7 में सुझाए क्रियाकलाप के अंतर्गत जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे, तब आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी विविधता होगी। हमारे आसपास के जीव। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधे और जंतुओं की चर्चा की। क्रियाकलाप एक में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधों और जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं। आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, मिट्टी, पत्थर, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक और कास। वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। इनमें से कौन सजीव है? अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए, तब उन्हें निर्जीव और सजीव समूह में बांटिए। कुछ प्रकरण हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरणतः हमने घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं है। पहेली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही है। मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ, और अपने पैरों की बिवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते तो हम थोड़ा बोल पाते। प्रार्थना करो हम वायु ले सकें। मेज ने कुर्सी से कहा। कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं हैं। तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो, जबकि तुम जानती हो कि हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। मेरे पास भी उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे। हम दो और क्यों नहीं चल सकते। पहेली और बूझों की कविता बहुत मज़ेदार लगी, क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, और था ना तो वे चल सकते हैं और ना बोल सकते हैं, और ना ही ऐसी समस्याओं को महसूस कर सकते हैं जिससे हम पीड़ित होते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, कीट जैसे जंतु भी सजीव हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हमें कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतरों की भांति चल नहीं सकते।
दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हों। तो क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव है? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव और सजीवों में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में कुछ ऐसे लक्षणों के नाम लिखिए, अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतुओं तथा पौधों में भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तुओं में एक समान होते हैं। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? अध्याय 1 एवं 2 में हमने यह जाना कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए और विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों पर तथा अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीव को उसके अंदर होने वाले अन्य जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक से आता है? इसे आप अब और नहीं पहन सकते, क्या ऐसा नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा, लेकिन आप हर समय वृद्धि हो रही है, आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्षों बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं और एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा मुर्गा का बच्चा वृद्धि कर मुर्गी और मुर्गा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पौधे भी वृद्धि करते हैं और अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं तो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में से हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते? क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वसन लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वसन छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकलती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन के अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है और इस क्रिया में बना कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वसन के द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में प्रेक्षण कीजिए तथा इसके उदर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति से श्वसन लेने की क्रिया को दर्शाती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होते हैं जिनकी सहायता से वे जल में विलेय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करती है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु से निष्कासित कर देती हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन के उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा में बहुत अधिक होती है। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? जब आप नंगे पैर टहल रहे होते हैं तो आपका पैर अचानक किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं तो अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान में अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए मंद हो जाती हैं जब तक कि वे तेज प्रकाश को अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपका प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थिति में आपके बाह्य वातावरण में होने वाली परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इस परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। क्या दूसरे जंतु भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती हैं? खाना देते समय जंतु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप किसी चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हो तो वह क्या करती है? वह जंगली जानवरों की ओर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इस प्रकार की यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त करते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में
भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? क्या पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? कुछ पौधों में पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं और कुछ पौधों में पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई के पौधों की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती हैं। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का ही उदाहरण है। क्रियाकलाप 4। एक कमरे की खिड़की जिसमें दिन के समय धूप आती हो के पास एक पौधे का गमला रखिए। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहिए। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधों की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? यदि वह सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात कीजिए कि यह किस ओर मुड़ता है। आपके विचार में क्या यह किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? सभी सजीव वस्तुओं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। सजीवों में उत्सर्जन। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीव द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहा जाता है। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग होता है। पौधों में कुछ हानिकारक तथा विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जो पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भाग में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड यानी कि घोंसले देखे हैं? वे नीड में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं और उनमें से कुछ छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, एक ए में पक्षी अंडे दे रहे हैं और बी में स्फुटन द्वारा नवजात बच्चे उत्पन्न हुए हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं ये जंतुओं के बारे में। बच्चे देने वाले कुछ जंतु गाय, बिल्ली, कुत्ते इत्यादि। आइए आगे बढ़ते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधे में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। देखिए, इसमें पौधे का प्रजनन दिया हुआ है। एक पौधे का बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनता है। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भाग द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः आलू के कालिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। ये देखिए, आलू को हम अगर आलू की सुप्त कालिका से उगता हुआ एक पौधा। पौधे कलम के द्वारा भी उगते हैं। और क्या आप स्वयं इस विधि द्वारा पौधा उगाना चाहेंगे? आइए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 5। गुलाब अथवा मेहंदी की जड़ कलम लीजिए, इसे मिट्टी में लगाइए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए। कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं? कलम से पौधा बनना सरल कार्य नहीं है। यदि आपको कलम में वृद्धि नहीं हुई तो निराश ना हो। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनाने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए। सभी सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। क्या सभी सजीव गति करते हैं? अध्याय 8 में हमने जंतु में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की है। वे एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधे के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थों जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधों के एक ही भाग से दूसरे भाग में संबंधित होते हैं। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्प का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का टुकड़ा, बादल या अन्य कुछ वस्तुओं के उसके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किसी प्रकार भिन्न है? प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी के कुछ लक्षण एक समान
होते हैं जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीवों की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्ष तक तक सभी अस्तित्व में रह सकती हैं, जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करें। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। हमने देखा है कि सभी सजीव वस्तुओं के कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, प्रजनन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु होती है। क्या हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करते हैं। हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं। सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। क्या यह हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं। इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय पर विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरणतः मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? क्या यह जीवित है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम इन्हें बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इससे उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कर सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिनसे इन्हें जीवित कहा जा सके। फिर जीवन क्या है? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए। क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है। हमने देखा कि बीजों में श्वास की क्रिया उस समय भी चलती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन क्या है? और दोस्तों, जो पूरे अध्याय को हमने पढ़ा, इस पूरे अध्याय में हमने बेसिकली ये जाना कि आखिर जीवन क्या है। और अब ये क्वेश्चन आप तक ही आता है कि संभवतः हमारा ये प्रश्न है कि आखिर जीवन है क्या? क्या उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवन की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है, जीवन बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों, वाकई जीवन बहुत सुंदर है और हमने इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। इसमें हमने जाना, हमने हर एक प्रकार से इस पूरे पाठ के सारांश को समझा। अब हम आते हैं इसके सारांश पर। आइए कुछ बातें महत्वपूर्ण जो हैं वो सारांश के क्रम में जानते हैं। सबसे नंबर 1, किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु तथा अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय एवं जलीय आवास में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। चट्टानें, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश तथा ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण: उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। वे श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं गति करते हैं। तो हमने इस पाठ में बहुत सारी चीजें जानी। हमने जाना आवास क्या है, हमने मरुस्थल के बारे में जाना, हमने पौधे और जीव जंतुओं के बारे में जाना, हमने उनके प्रजनन के बारे में जाना, प्रस्तावित परियोजना एवं क्रियाकलाप के बारे में और जानते हैं। अनेक पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य खगोलीय पिंडों पर संभावित जीवन की चर्चा होती रहती है। इन लेखों को पढ़कर कक्षा में चर्चा करें कि पृथ्वी के बाहर जीवन की क्या संभावना है।
एक स्थानीय चिड़ियाघर का भ्रमण कीजिए तथा पता लगाइए कि विभिन्न आवासों में लाए गए जंतुओं के लिए कौन कौन से विशेष प्रबंध किए गए हैं। पता लगाइए कि ध्रुवीय भालू एवं पेंगुइन के आवास कहाँ हैं। प्रत्येक जंतु के दो अनुकूलन बताइए जिससे पता चले कि वह अपने आवास के प्रति भली भांति अनुकूलित है। तो दोस्तों ये जो ध्रुवीय भालू एवं पेंगुइन है ये ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तथा ये जो जंतु हैं इनमें अनुकूलन के लिए इनमें पर होते हैं तथा ये अपने आप को उस अनुकूलन के हिसाब से अपने आप को ढाले होते हैं। पता लगाइए कि हिमालय के गिरिपाद में कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं। पता लगाइए कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में जाने पर पर्वतों की ऊंचाई बढ़ने के साथ जंतुओं और पादपों की प्रजातियों में क्या परिवर्तन आता है। एक आवास एल्बम तैयार कीजिए। क्रियाकलाप 1 में सूचीबद्ध जंतु तथा पौधों के चित्र प्राप्त करने का प्रयास कीजिए तथा उन्हें एल्बम के विभिन्न आवास खंडों में चिपका दीजिए। इन विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के चित्र एवं पत्तियों की आकृति बनाकर उनसे संबंधित क्षेत्रों में चिपका दीजिए। विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षों की शाखा विन्यास तथा चित्र बनाकर उन्हें भी एल्बम में सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों आप फिर ये देखेंगे कि आपने जो पूरी जानकारी बनाई, ये जो पूरा प्रस्तावित परियोजना का क्रियाकलाप किया, तो आपके पास एक बहुत अच्छी जानकारी सामने निकल कर आती है। अगर आप हिमालय के बारे में, उन जीवों के बारे में पता करेंगे तब आप उनके अनुकूलन और उनकी प्रजाति के बारे में जान पाएंगे। उस क्षेत्र में पड़ने वाली ठंड में होने वाले जंतुओं के खान पान, रहन सहन के बारे में जान पाएंगे। वहाँ के जीव जंतु के अलावा जो वहाँ के लोग निवास करते हैं उनके बारे में जानेंगे। और इस चीज़ के लिए एक बेहतर मदद आप किसी अपने बड़े बुजुर्ग या आसपास के जो लोग समझदार हैं या अथवा टीचर हैं उनसे ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको कोई बात इसमें समझ में नहीं आती है या कोई चीज़ आपको परेशान करती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर चर्चा अवश्य करूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी रहेगा। हम पूरे एनसीईआरटी की क्लास को कवर करेंगे। तो जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।